नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो आईपीओ वॉच में, जहां पे हम बात करते हैं अलग अलग कंपनीज के आईपीओ के बारे में। मार्केट में कौन सी कंपनी आने वाली है, कौन कौन से हमारे पास नए अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट के, और कौन कौन सी कंपनी के अंदर हम अच्छा खासा पैसा लगा सकते हैं। जहां पे हम बात करते हैं कंपनीज के मैनेजमेंट के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कंपनी के ओवरऑल ओवरव्यू के बारे में, कंपनी का जो वर्किंग है वो किस तरह का है, जो कंपनी पैसा लगाने के बारे में सोच रही है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है, और जो कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, एक्सपेंशन प्लान्स है, वो क्या क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआर काबल के बारे में, जिनके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरआर काबल के जो मैनेजमेंट है। एक बार आपको उनसे मिलवाते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे आईपीओ वॉच की। सबसे पहले स्वागत करते हैं आरआर काबल के मैनेजमेंट श्री गोपाल काबरा जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश जैन जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। मार्केट में आपका स्वागत है। होप कि ये जो आईपीओ आने वाला है ये काफी ग्रैंड आईपीओ हो, जो इन्वेस्टर्स हैं इनके अंदर जो पैसा लगाने वाले हैं उनको अच्छा खासा एक मौका मिले, प्रॉफिट कमाने का एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिले, और साथ ही साथ जो कंपनी है आरआर काबल जो कंपनी है वो एक अच्छा खासा धमाका करे बाजार के अंदर। जी ठीक है सर, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। सर एक बार आप कंपनी के बारे में ओवरव्यू हमें दे दीजिए, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, क्योंकि जहां तक हमने सुना है कंपनी के जो दो मेजर सेगमेंट्स हैं, एक बार आप ओवरव्यू दे दीजिए। तो बेसिकली मैं तो समझ रहा था कि हमने 1999 में कंपनी चालू की, वायर एंड केबल, ये अपना पूरा देखते हैं तो वायर एंड केबल हमारी जर्नी जो है वायर टू केबल एंड केबल टू एफएमजी, तो हमारी पूरी कैटेगरी में हम लोग जो हमारा देखेंगे तो 75% जो सेल है रिटेल में बॉम्बे इंडिया में वो B2C है, और अब एक्सपोर्ट्स में है। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम वायर केबल फ्रॉम इंडिया। हमारा जो टोटल रेवेन्यू में अगर देखेंगे तो आप वायर एंड केबल में 75% डोमेस्टिक है, 25% एक्सपोर्ट्स है, और टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो 88% हमारा वायर एंड केबल है, और 12% जो एफएमएजी जो इलेक्ट्रिकल बिजनेस सारा उसमें हमारा। और जो हमारा एक्सपोर्ट है पूरा उसमें 92% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो अपना डेवलप वर्ल्ड में है, और 90% जो हम सारा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे खुद के नाम से करते हैं। तो वी आर अमंग वेरी फ्यू कंपनी इन एनी अदर कैटेगरी ऑल्सो, कि जिन्होंने एक तरह से भारतीय कंपनी होने के नाते भी लेकिन पूरे विश्व में अपना एक नाम और ब्रांड। जी ठीक है, दो मेजर सेगमेंट में कंपनी काम करती है। ठीक है राजवीर सर, सीधा आपके पास आते हैं, जानना चाहेंगे जो कंपनी का साइज है वो कितना है सर। हमने पिछले साल हमारी जो टॉप लाइन थी उसमें 5,600। आपका जो माइक है वो शायद से म्यूट है। मेरे को तो आवाज आ रही है। नहीं, म्यूट नहीं है। एक मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, मुझे लगता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच है। हाँ जी सर, अब आवाज आ रही है, बताइए। आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी सर, अब आ रही है। थैंक यू। हमारा ईयर 2023 का टॉप लाइन जो है वो 5,640 करोड़ था, जिसमें से हमारा 88% वायर एंड केबल से आता है 4,990 करोड़, और करीब 640 करोड़ हमारा एफएमजी सेगमेंट से आता है। और इसमें वायर एंड केबल में हम सभी सेक्टर्स में अवेलेबल हैं, जहाँ से बिल्डिंग वायर से लेके पावर केबल, स्पेशल केबल, इंडस्ट्रियल केबल, और एफएमजी में लाइटिंग, फैन, अप्लायंसेस और स्विच इस तरह की कैटेगरी से हमारा रेवेन्यू बनता है। जी ठीक है सर, ये जो आपने रेवेन्यू की बात बताई कौन कौन से सेगमेंट से बनता है, हमने रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि जो जून का क्वार्टर है उसमें जो वायर और केबल वाला सेगमेंट है उसने 71% का कंट्रीब्यूशन दिया, ये बात सच है सर? नहीं, हमारा टोटल अगर देखें वायर एंड केबल से 88% रेवेन्यू आता है, और 12% एफएमजी से आता है। और जब ग्रोथ की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपेयर करते हैं, बट अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं तो FY21 से लेकर 23 की हमारी CAGR ग्रोथ है वो 45% है, व्हिच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इंडस्ट्री। जी ठीक है सर, जो अब ये आईपीओ से पैसा आने वाला है, गोपाल सर ये आपसे है सवाल, जो आईपीओ से हम पैसा लाने के लिए बात कर रहे हैं वो पैसे की इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हम करने के सोच रहे हैं? इसमें आईपीओ जैन साहब बता दें बेटर। 180 करोड़ का कंपनी में आने वाला है, और जैन साहब बता देंगे क्या करेंगे उसका सेल्स। तो मैडम तो बाकी ओएफएस है जी। टोटल जो ये इशू है उसमें से 180 करोड़ का हमारा फ्रेश इशू है,
और बाकी का OFS है। तो और इसमें से जो फ्रेश इशू है उसमें से जो मेजर पार्ट है वो हमारी वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन को रीपे करने के लिए हम यूज करेंगे, और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। जी, ठीक है सर। जो इशू का साइज है वो एक बार फिर से बता दीजिए। So, ये करीब 1980 करोड़ का टोटल इश्यू साइज है। इसमें से 180 करोड़ का हमारा फ्रेश IPO और बाकी OFS है, जिसमें जो हमारे करंट इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे शेयर सेल करेंगे। जी, ठीक है। ये तो बात हो गई कंपनी का जो साइज है वो कितना है, और साथ ही साथ जो ये पैसा आने वाला है IPO के थ्रू, उसका हम इन्वेस्टमेंट किस जगह पे कर रहे हैं सर। लेकिन आपको क्यों लगता है कि मार्केट में ये कंपनी आउटस्टैंड करेगी? तो इसमें अगर आप हमें देखें कि हमारी जिस तरह की क्वालिटी है और अभी तक की जो जर्नी है, पिछले 22 सालों में हम आज देश की नंबर 5 वायर एंड केबल बनाने वाली कंपनी में है, और साथ में हमारे जो 35 इंटरनेशनल प्रोडक्ट अप्रूवल है सिंगल फैक्ट्री के लिए। साथ में हम एकमात्र कंपनी है देश की जो 100% रीच एंड ROHS कंप्लाइंट प्रोडक्ट देते हैं। तो इस तरह से हम क्वालिटी पे काम करते हैं, सुरक्षा पे काम करते हैं, और बहुत ही फोकस्ड वे में हम ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि देखिए कि कोई भी बिजनेस के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा होता है और जो प्रोडक्ट का जो पुल फैक्टर है बहुत हाई है। तो देखिए अगर हमारे कितने रिटेलर है, कितने इलेक्ट्रिशियन है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर है, तो पूरा नेटवर्क जो खड़ा से अल्टीमेट दो होता है कि आप बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पुल फैक्टर आपका कैसा था। हमारा पुल फैक्टर न केवल इंडिया में लेकिन ग्लोबली हमारा पुल फैक्टर काफी अच्छा था। एज ए बिजनेस का मॉडल देखें तो बहुत ही सस्टेनेबल और ग्रोथ बिजनेस वाला मॉडल है। जी, ठीक है। जो आपने बिजनेस मॉडल बनाया वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम देखें जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो इकोनॉमी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम आने वाले टाइम पे अगर हम आज से अगले 5 साल की बात करें तो हम किस तरह से इन सारी चीजों को एड्रेस कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई एक बैकअप प्लान भी है? देखिए अगर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ प्लान देखते हैं, जो इंडस्ट्री रिपोर्ट है जो बाकी हम देखते हैं, तो 13 से 14% अपना इसकी ग्रोथ है इस सेक्टर की। और वैसे भी जनरली जो GDP ग्रोथ होती है उसका डबल जो है वो इलेक्ट्रिकल बिजनेस और वायर एंड केबल का ग्रोथ होता ही है। अब लेकिन वायर एंड केबल ग्रोथ में देखेंगे तो जो नए नए एवेन्यूज जो मार्केट में आ रहे हैं, जो खड़े होने वाले हैं, जो एक नया खास करके जो पिछले 2-3 महीने से हम सभी पेपर में पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है। आज तक क्या था कि भारत IT एक्सपोर्ट्स पे था, सर्विस एक्सपोर्ट्स में था, BPO में था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में था, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में था। जो लेकिन अभी जो पावर एक्सपोर्ट का जो एक नई बात चली है वो एकदम नई बात। जैसे आज सरकार बात कर रही है कि हम अंडमान निकोबार से हम पावर सिंगापुर को सप्लाई करेंगे, और दूसरी बात चल रही है कि हम इंडिया में पावर प्रोड्यूस करेंगे, हम दुबई को देंगे और दुबई यूरोप को सप्लाई करेगा। अगर आप देखेंगे तो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से पावर देना तो बहुत तकलीफ वाली काम थी, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमको मुश्किल था। लेकिन आज हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो नया चल रहा है कि हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कंट्री है कॉन्टिनेंट में सप्लाई करेंगे। तो सोच सकते हैं कि क्या पावर भी एक एक्सपोर्ट की चीज हो सकती है। जिस प्रकार से जो सोलार प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिस प्रकार से जो अपना ऑफशोर विंड, जैसे तमिलनाडु का जो अपना सीसोर ऑफशोर विंड है, जो गुजरात का ऑफशोर विंड है, ये काफी यानी यहाँ की जो विंड जो है वो पावर उत्पादन करने के लिए काफी बढ़िया। तो एक नया एवेन्यूज और जो नया अपॉर्चुनिटी जो भारत के लिए निर्माण हो रही है, और पूरा जो विश्व जो है जो फॉसिल फ्यूल से जो ग्रीन फ्यूल के ऊपर जा रहा है, जिस प्रकार से डाटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। डाटा सेंटर में आप देखिए कि लगभग हम ये मानते हैं कि आने वाले 5-7 साल में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा अपना डाटा सेंटर में। और डाटा सेंटर में क्योंकि इसमें पावर के हिसाब से होता है, कितने मेगावाट का होता है, तो सबसे इसमें देखेंगे तो वायर एंड केबल की रिक्वायरमेंट जो है वो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तीसरा हमारा जो लॉजिस्टिक जो चल रहा है, लॉजिस्टिक पार्ट देखिए अभी हम लोग जो मानते हैं कि जिस प्रकार से पहले जो वेयर हाउस छोटे होते थे अब बड़े बड़े हो रहे हैं, तो लॉजिस्टिक पार्क नहीं बनेंगे। और दूसरा एक मानना है कि जैसे 10 साल बाद जब ये पूरी भारत माला और सागर माला एक कंप्लीट जब तैयार होगा, तो एक फिर लॉजिस्टिक में एक नया मूवमेंट हो आएगा। आज की लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं आज की देखते हुए, लेकिन जब ये सारी योजनाएं जब पूरी हो जाएगी, और सरकार का भी ध्यान है क्योंकि इंडिया में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑलमोस्ट 14% के आसपास है, विच गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग डाउन टू सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट के लिए सारे जो है सारे आयाम जो है एवेन्यूज जो खुल रहे हैं, ये एक अपने आप में नया जो 5-10 साल पहले कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि लॉजिस्टिक में इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, डाटा सेंटर में इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, या हाईवे में इतना इन्वेस्टमेंट आएगा। दूसरा सरकार ये भी सोच रही है कि जो ओवरग्राउंड जो अपना इलेक्ट्रिकल केबल जा रहा है उसको अंडरग्राउंड के ऊपर उसको योजना चल रही है,
तो वो आती है तो सबसे देखिए तो सारे डिमांड जो है, अगर आगे देखते हैं कि ग्रोथ प्लान जो है फ्रॉम फॉसिल टू ग्रीन, ये एक जो मूवमेंट है, क्रांति जो है, तो इस हिसाब से काफी एक नया जो तो दूसरे से अर्बनाइजेशन हो रहा है। लोग तो कहते हैं अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन अगर 1% पर एनम भी अगर अर्बनाइजेशन होता है अगर इंडिया में, तो आप देखेंगे तो एक अलग ही डिमांड रहती है। जी, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने बताया काफी ज्यादा वो सुन के तो अच्छा लग रहा है, और अभी देखते हैं कि जो जब एक बार मार्केट में कंपनी आ जाती है वो किस तरह से इसको स्टैब्लिश करती है। सर, इसके पीछे का आप बताइए कि जो आर काबल है वो स्ट्रैटेजी क्या लगा रहा है जो अपनी ग्रोथ है उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए? सी ग्रोथ को कंसिडर देखेंगे तो एक तो पहले हमारा, आप देखिए हम लोग पहले से हमारा ग्रोथ का रिकॉर्ड है नंबर 1। तो उसके लिए सी बेसिकली बिजनेस में कोई भी बिजनेस होता है, खासकर रिटेल बिजनेस होता है, तो उसमें देखना पड़ता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, आपका पुल फैक्टर कैसा है, आप डिमांड जनरेशन में क्या करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि एज ए कंपनी हमारा काम है हम इनोवेशन में, R&D में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाएं और डिमांड जनरेशन करें, और डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। तो हमने भी नो अंडरस्टैंड कि एक कंपनी का क्या रोल होना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर का रोल होना चाहिए, तो पूरा जो उसको मैचिंग करके किया हुआ है। अब तो हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है ग्लोबली, आज हमने 2001 से एक्सपोर्ट चालू किया है और 2023 तक एक भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ के नहीं गया। डोमेस्टिकल भी आप देखेंगे तो हमारे ऑलमोस्ट 98% डिस्ट्रीब्यूटर हमको हमारे साथ में है, और हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें 80% डिस्ट्रीब्यूटर वो एक्सक्लूसिव है। सो हम लोग, हमारी कंपनी की एक काम करने का जो कल्चर ही शुरू से लगा, हम कभी डिस्ट्रीब्यूटर बुलाते नहीं है। अगर हम देखेंगे तो हम लोग शुरू से उनको काबिल पार्टनर बुलाते हैं। तो वी डोंट बिलीव डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि इसमें डिस्टेंस हो जाता है। तो हमने उनको क्या है कि पार्टनर यानी हमारे भागीदार है, तो भागीदार सक्सेसफुल होता है। तो अगर भागीदार, अगर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर जिस दिन आपको लगता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर भागीदार है और डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है कि मेरी कंपनी की भागीदार है, तो देखिए कि पूरा का पूरा मॉडल जो है उस पर हमने सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस किया। तो हमारा मानना है कि हम कंपनी कितनी बड़ी हो जाए, कितनी में आगे ग्रो कर जाए, क्या हमारी कंपनी का फाउंडेशन मजबूत है क्या। क्योंकि एक ही मानना है कि अगर फाउंडेशन में मजबूत होगा, चाहे आप 10 माले की बिल्डिंग बनाए, चाहे 100 माले की बिल्डिंग बनाए, आपकी बिल्डिंग बन सकती है। तो फाउंडेशन पे और सस्टेनेबिलिटी पे इतना फोकस है, इसलिए हम लोग को हमारी ग्रोथ का हमारा विश्वास है। जी, ठीक है। सो विश्वास होना भी चाहिए। अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, तो जब तक आपको अपने प्रोडक्ट में विश्वास नहीं होगा, तब तक हम आगे उसे सेल कैसे करेंगे? सर, अभी तो शेयर मार्केट की बात हो गई कि शेयर मार्केट के अंदर कंपनी आ रही है और सारी की सारी चीजें, लेकिन जो बेसिक कंज्यूमर है, जो आरआर केबल का बेसिक कंज्यूमर है, उसके लिए कितना ज्यादा अफोर्डेबल है? क्या क्या क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप जरा प्लीज? हाँ, मैं बोल रही हूँ कि बेसिक जो कंज्यूमर है उनके लिए आरआर केबल कितना ज्यादा अफोर्डेबल है? अफोर्डेबिलिटी किस तरह की है? प्राइस रेंज और अफोर्डेबिलिटी। ऐसा इसमें है, पहली बात सर आरआर केबल नहीं है, काबिल है मैडम। जरा मैं करेक्शन कर देता हूँ। क्या कि काबिल हमारे बहुत हार्ड पे, और उसको बड़ी मेहनत से इसको एक ब्रांड बनाया, लोगों को समझा के। तो लेकिन इसमें अफोर्डेबल है कि आप देखिए कि पहले तो ये सोचना होगा कि ग्रेजुअली ये लो इंटरेस्ट कैटेगरी प्रोडक्ट है। जब हमने 23 साल पहले चालू किया, तब ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर पे है। तो पहले तो आप सोचिए कि इसको बिहाइंड द वॉल प्रोडक्ट को एक ब्रांड क्रिएट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब लोगों को धीरे धीरे जो हमने अवेयरनेस क्रिएट किया है कि भाई ठीक है, पहली बात तो पूरे प्रोजेक्ट में वायर की कॉस्ट बहुत कम होती है, फिर ये बिहाइंड द वॉल हो जाता है तो वैसे भी निगलेक्टेड होता है, उसमें लोगों के अंदर एक समझाना। तो हमारा ये मानना है कि जो हम लोग एक जो प्रोडक्ट बना रहे, लो स्मोक जीरो इमिशन फ्री वायर, ये हम लोग इंडिया के, एशिया की सबसे पहली कंपनी 99 से बना रहे हैं, जिसका आज की तारीख में मार्केट हमारा हार्डली 1.5%, लेकिन भविष्य उसका बहुत उज्जवल है। क्योंकि आप मीडिया में हम पेपर पढ़ते तो आता है कि आग से इतने लोग मरे, लेकिन सच्चाई है कि लोग आग से नहीं मरे, लोग होते धुएं से मरे। लेकिन वो टाइटल ऐसी बन गई है कि कोई मीडिया भी लिखता नहीं है, कोई बात भी नहीं होती है कि धुएं से लोग मरे। तो लोग आता है कि आग से इतने मरे। 100 जैसे उपवास थिएटर का आज भी आता है कि लगता है कि 105 लोग मरे, उसमें आग से मरे, लेकिन उसमें लोग आग से नहीं मरे, लोग धुएं से मरे। तो ये जो बगैर धुएं का वायर जो है हम लोग जो बना रहे हैं 99 से है, उसका ग्रेजुअली अभी लोगों में एक अवेयरनेस आया है। जैसे कुछ फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि आयरलैंड एक पहली कंट्री है विश्व में जिसने आने वाले 1 जनवरी से कोई भी वायर, वहां पे पीपीसी वायर बिल्कुल भी हो सकता है, चाहे केबल भी हो सकता है, ये जो वायर होना चाहिए लो स्मोक जीरो वायर होता है, इसमें अगर आग लग गई तो धुआं बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उस प्रकार से शुरुआत हुई। स्वीडन ने अभी किया है कि अगर आप 1 माले तक की बिल्डिंग बनाते हैं, उसको बनाएंगे तो आप ये वायर यूज नहीं कर सकते। अभी भारत सरकार भी एक नया एनबीसी और एनईसी का जो नया रूल आया है, उसमें आया कि कमर्शियल बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग में आपको लो स्मोक जीरो वायर आपको
उस पर करना पड़ेगा। तो एक शुरुआत हुई है। अरे मैं इतना कह सकता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब लोगों ने वायर का एक महत्व समझा है कि वायर न केवल बिजली देने के लिए, वायर न केवल बिजली का पंखा चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, लेकिन वायर में कहीं न कहीं एक सुरक्षा का महत्व है। तो ये जो अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, एक हर चीज का एक समय है और कितना उसका प्रचार प्रसार करते हैं लोगों में, कब समझता है कौन सा बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब ये ट्रिगर पॉइंट आ गया है जहाँ पे लोग वायर को एक सुरक्षा के हिसाब से देखेंगे, उसकी लाइफ के हिसाब से देखेंगे और इसका एक महत्व बनेगा और सबसे वैल्यू फॉर मनी। और देखिए आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाए, इट हैज टू वैल्यू फॉर मनी। तो हमने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी अपने आप को ये पूरी कोशिश करते हैं हम वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से इसको दें, लोगों को एफोर्डेबल हो। खाली सिर्फ बोलने के लिए एफोर्डेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम हमारा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करें, इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करें और मेहनत करें और लोगों को सही चीज एक सही भाव में देना एक हमारा एक कर्तव्य भी होता है और सबसे उसका पूरा प्रयास है। जी, ठीक है। एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, फ्यूचर के लिए जो एक्सपेंशन प्लान है वो क्या है कंपनी के? तो जैन साहब बता दें आपको। जी तो सर। हमारे जो वायर एंड केबल के जो एग्जिस्टिंग प्लांट है सिलवासा और वागोड़िया में है, और वहीं हम हमारी कैपेसिटी को और एक्सपांड कर रहे हैं। जिस तरह के पिछले 2 सालों में या पिछले सालों में हमने वॉल्यूम ग्रोथ की है, उसी को मीट करने के लिए हम आगे भी हमारे कैपेक्स प्लान के साथ आ रहे हैं और हमारे जो नए प्लांट्स हैं वो सिलवासा और वागोड़िया में आ रहे हैं। जी, ठीक है। तो कंपनी के बारे में सारी की सारी जानकारी हमने ले ली है कि किस तरह से कंपनी काम कर रही है, इस किस सेगमेंट में काम कर रही है, साथ में जो फाइनेंस है कंपनी का वो किस तरह का, और जो मेजर जो अफोर्डेबिलिटी है, जो बेसिक कंज्यूमर है उनके लिए किस तरह से अफोर्डेबल है ये प्रोडक्ट, और क्या-क्या नए एक्सपेंशन आने वाले हैं। इसके अलावा कोई और एड ऑन इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो, मेरे से सवाल वो छूट गया हो कंपनी के बारे में? देखिए जैसे अभी इनोवेशन जो चल रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो पंखे में जो इनोवेशन हुआ है, ये जो BLDC फैन अगर आप देखें, ठीक है, उसकी शुरुआत हुई है लेकिन अभी तक उसको जो मोमेंटम आना चाहिए वो नहीं आया। इस प्रकार से LED का मोमेंटम अपना जब ये सरकार आई थी 2014 के बाद, जो LED लाइट अपना ESL के माध्यम से फ्री दी है, आज LED का एक मोमेंटम आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि भारत में जो पावर कंजम्पशन होता है उसका 7% पावर कंजम्पशन खाली पंखे में होता है। सुनने में और अपना एक समझने में ऐसे अजीब सा लगता है, लेकिन सच्चाई है कि 7% ऑफ पावर कंजम्पशन जो होता है भारत का पंखे में जाता है। तो ये जो BLDC जो मोटर के पंखे आते हैं अभी, तो इसमें आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो 1/3 से कम हो जाती है और उसकी जो कॉस्ट है, समझिए 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया पर फैन की जो कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है, उसका आप देखेंगे तो 1.25 साल में आपका पेबैक पीरियड 9 महीने का क्लेम करते हैं कंपनी, फिर भी आप उसको कंसिडरेशन 1.25 साल में इसका एक पकड़ा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस दिन इसका मोमेंटम चालू होगा, लोगों में एक विश्वास आ जाएगा, जो भी इनिशियल अपना टीथिंग प्रॉब्लम होती है वो सब सारी इंडस्ट्री की ठीक हो जाएगी। तो इसमें ऐसा लगता है कि इसमें एक नई क्रांति और एक नया फ्यूचर आना चाहिए, ऐसा एक विश्वास है, क्योंकि ये BLDC टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है। अगर एयर कंडीशन में भी लोगों ने BLDC मोटर लगाना शुरू कर दिया, वॉशिंग मशीन में लोग BLDC मोटर की बात कर रहे हैं, मिक्सी जैसी जो मिक्सी तो आप समझिए आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से यूज करते हैं, उसमें BLDC का आ गया। वैसे पंखे में जो BLDC, तो ये जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट और ये जो फ्यूचरिस्ट वैसे भी पूरा विश्व जो है वो ग्रीन की ओर जो मूवमेंट कर रहा है, जो ये जो ग्रीन क्रांति जो है, से पहले एग्रीकल्चर में हुआ करती थी हरित क्रांति, वैसे अभी ये पावर में ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू है, इसको देखते हैं बहुत कुछ आगे अपना इसमें ग्रोथ आनी चाहिए। जी, तो जो इनोवेशन है वही हमारे लिए एक आगे का रास्ता है कि आने वाले टाइम पे हम देख रहे हैं किस तरह से जो ग्रीन एनर्जी भी है वो एक बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ चुकी है। साथ ही साथ उसके फायदे और बेनिफिट हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से मिल रहे हैं। साथ ही साथ सर ने भी हमें इतने इलैबोरेटेड वे में बताया कि किस तरह के रेवोल्यूशन जो है हमारी कंट्री के अंदर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी, साथ ही साथ कंपनी के बारे में इतना इलैबोरेटेड फॉर्म में हमें और हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगी, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। जो आपका IPO होने वाला है एक ग्रैंड ओपनिंग हो और एक धमाका बाजार में हमें देखने को मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस विशेस। जी। Okay.
तो ये थे आरआर काबल के मैनेजमेंट, जिनसे हमने सारी की सारी जानकारी ली कि कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो किस तरह का है, साथ ही साथ जो आने वाला टाइम है, नेक्स्ट फ्यू इयर्स है, उसमें कंपनी क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या क्या कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स है। तो ये आपने जो सेगमेंट देखा है वो है आईपीओ वॉच का। अब आपको वापस से लेके चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट में, जहां पे आप देखेंगे एक पोर्टफोलियो पिक, जिससे आप कमा सकते हैं मुनाफा। उस पोर्टफोलियो का अंदर जो आपने आपको स्टॉक रेकमेंड किया है उसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। वापस से आपसे मुलाकात होगी मंडे को मार्केट लाइव शो के साथ। धन्यवाद।